दोस्तों, जनमंच में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम आज टोहाना में हैं। टोहाना में नरेंद्र टीनू शिवाच हमारे साथ है। राजनीति में हम चर्चा करना चाहते हैं कि किस प्रकार से 5 साल झूठे वादे करके सरकारों में राजनीतिक पार्टी आती है और फिर उसके बाद एक बार रोजगार 5 साल के लिए नहीं मिलता है। नौजवान ठगे अपने आप को महसूस करते हैं, मजदूर ठगे महसूस करते हैं, किसान ठगे महसूस करते हैं और फिर लगता है कि सरकार को हटा दिया जाए, किसी नए सरकार को ले लिया जाए। यही चक्कर पिछले 70-75 साल से भारत के अंदर चल रहा। तो नरेंद्र को क्या लगता है, क्योंकि लंबे टाइम तक 2002 से लेके आज तक छात्र नेता ये रहे, छात्र नेता के बाद नौजवान संगठन में काम किया, नौजवान संगठन के बाद किसान आंदोलन में काम कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो उदय भाई आपका और आपके सभी दर्शकों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपना टाइम निकाल के यहाँ पे पहुंचे हैं। और सवाल रोजगार का है, क्योंकि आपने जो शुरुआत की अपने सामाजिक जीवन की, छात्र आंदोलन में काम किया आपने, फिर नौजवान संगठन में काम किया, तो कैसे देखते हैं कि रोजगार का सवाल और शिक्षा का सवाल बहुत मायने रखता है इस देश में? देखिए, आज एक सबसे बड़ा संकट नौजवान के सामने है, तो वो रोजगार का है। और कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो एक झूठा वायदा करती है लोगों से, नौजवानों से, कि हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, हम 2 करोड़ रोजगार सालाना देंगे, हम 1 करोड़ रोजगार सालाना देंगे, हम 10 लाख सालाना देंगे, हम 2 लाख सालाना देंगे। और लोगों से झूठे वायदे करते करते आज मेरी उम्र 42 साल हो गई है। और मैं 2002 से छात्र जब कॉलेज में गया, उस टाइम से मैं देख रहा हूँ कि जितनी भी सरकारें बनी हैं, सभी नौजवानों से एक झूठा वायदा करके एक उम्मीद नौजवानों में पैदा करते कि मेरी सरकार बनेगी, मैं विधायक बनूंगा या सांसद बनूंगा तो रोज आपके लिए रोजगार का प्रबंध करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। रोजगार की दर पे बात करा तो वो घटते घटते मान लो जो 2.5% दो थी, वो आज 1% से भी नीचे आ गई है। यानी 100 में से 1 आदमी भी नौकरी पे नहीं है आज, यहाँ तक स्थिति आ गई। और सरकारें कह रही हैं कि हम इतनी बड़ी संख्या में नौकरियां दी, हम किसी पार्टी की एक की बात नहीं करेंगे। हाँ, सभी पार्टियां इसमें शामिल हैं, चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी है, इनेलो है, जेजेपी है या और दूसरी पार्टियां, आम आदमी पार्टी है, सभी पार्टियां इसमें नौजवानों के साथ एक मजाक बनाया हुआ है। जबकि सच्चाई ये है कि हर पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार दिया जा सकता है, नौकरी दी जा सकती है। उसके लिए सरकार की नीयत होनी चाहिए, लेकिन इनकी नीयत नहीं है। इसका एक कारण है, वो मैं आपने बता देता हूँ कि ये पढ़े लिखे नौजवानों को अच्छी नौकरी क्यों नहीं देते। आप देखिए, जो फैक्ट्री है, उद्योग हैं या फिर कंपनियां हैं, वो किन लोगों की हैं? कारपोरेट की। वो कारपोरेट में किन लोगों की हिस्सेदारी है? इन राजनेताओं की। जितनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी, उतना ही सस्ता कर्मचारी, सस्ता मजदूर कंपनियों के लिए उपलब्ध होगा। नंबर 1 बात। स्कूल किसके हैं? ये कॉलेज किसके हैं? जितनी बेरोजगारी पढ़े लिखों की बढ़ेगी, उतना ही सस्ता टीचर, लेक्चरर आपको मिलेगा। ये हॉस्पिटल किसके हैं? जितनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी, उतना ही सस्ता कर्मचारी इन प्राइवेट सेक्टर में उपलब्ध होगा। जिस दिन बेरोजगारी कम होगी, सरकार ने नौकरियां देनी शुरू कर दी नौजवानों को, उस दिन ये जो प्राइवेट सेक्टर है, ये जो लुटेरे हैं, उद्योगपति लुटेरे, ये इनको पसीना आ जाएगा। रोजगार देने की जो सारी सरकारें बात करती हैं, फार्मूला क्या है रोजगार देने का? इसका बजट की बात करेंगे तो सरकारें फिर कहती कि बजट हमारे पास इतना नहीं है। जिस प्रकार से कर्मचारी की तनख्वाह इतनी है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक भी एक कर्मचारियों की तनख्वाह। देखिए, बजट की जब आप बात करा, एक रोजगार के लिए आप बजट बनाइए, तो रोजगार के लिए इनके पास बजट है ही नहीं, बना ही नहीं रहे। जबकि सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। आप बजट का 25% ही मान लें
किसी भी राज्य में राज्य सरकार का 25% अगर बजट रोजगार के लिए नौकरियों के ऊपर हम खर्च करना शुरू कर दें और एक न्यूनतम क्वालिफिकेशन रख दें कि ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो करने के बाद हम एक न्यूनतम वेतन पे इसको नौकरी की गारंटी देते हैं। जैसे लगा लिए कि किसी ने बीए की या बीए के बराबर का कोई डिप्लोमा किया या आईटीआई की, उसको नौकरी की गारंटी आप दीजिए। आप न्यूनतम कर दीजिए, चाहे आप 12,000 कर दीजिए, चाहे 15,000 कर दीजिए, 18,000 कर दीजिए, और उसके बाद एक न्यूनतम गारंटी आप दोगे तो प्राइवेट सेक्टर में जो उसकी लूट एक तो वो खत्म हो जाएगी, दूसरा उस नौजवान को पढ़ने में इंटरेस्ट हो जाएगा कि ग्रेजुएशन करने के बाद सरकार ने तेरे लिए नौकरी का प्रबंध किया है। एक शिक्षित देश जो हम बात करते हैं वो भी होगा। और बजट में अगर 15-25% की बात करते हैं, एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। हरियाणा का बजट है 2 लाख करोड़ रुपए का। 2 लाख करोड़ रुपए में से 25% कितना होगा? 50,000 करोड़ रुपया। 50,000 करोड़ रुपया आप नौकरियों पे खर्च कीजिए। नौकरियों पर 50,000 करोड़ में कितना है कि अगर एक ग्रेजुएट जो नौजवान है उसको हम 15,000 रुपए महीना भी नौकरी का देंगे, एक प्राइवेट सेक्टर में वो काम करे 6,000 में, 5,000 में, 8,000 में, 10,000 में, अगर 15,000 की गारंटी उसको देंगे कि हम 15,000 रुपए की गारंटी आपको देते हैं, नौकरी पर रखेंगे, तो 15,000 में उसका साल का 1,80,000 रुपए होगा एक का। और 50,000 करोड़ रुपया में लगभग 30 लाख नौजवानों को 15,000 रुपए महीने के हिसाब से हम नौकरी दे सकते हैं हरियाणा में, सिर्फ 25% बजट खर्च करने पे। लेकिन 15,000 की जब आप बात कर रहे हो नरेंद्र, मेरा मानना है कि 15,000 में गुजारा कैसे होगा? कि आज एक न्यूनतम आप 500 रुपए दिहाड़ी की बात कर रहे हो, एक ग्रेजुएशन की हुई तो न्यूनतम 500 रुपए मिले, गुजारा कैसे होगा? उसको इलाज भी करवाना है, उसको अपने बच्चे भी पढ़ाने हैं, उसको रोजमर्रा की जो महंगी चीजें हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है, आटा से लेके चावल दाल सब महंगे हो, तो कैसे गुजारा होगा? इसका भी मेरे पास मैं आपको बता देता हूँ कि 15,000 रुपए सिर्फ उसको रोटी पानी खाने के लिए, कपड़े लीरे के लिए है। जब हम एक नौजवान को रोजगार देंगे इतनी बड़ी संख्या में, स्कूलों में अध्यापक फुल होंगे, स्टाफ पूरा होगा तो स्कूल अच्छे बनेंगे, उनमें पढ़ाई होगी तो जो हम पढ़ाई के ऊपर जो खर्च कर रहे हैं बच्चों का, ये प्राइवेट स्कूलों में 3,000-4,000 रुपए महीने का जो खर्च है, 5,000 रुपए महीने तक का एक बच्चे का। अगर एक परिवार में 2 बच्चे हैं तो 10,000 रुपए हमारा खर्च वहां हो रहा है, वो खर्च बचेगा। जब स्कूल अच्छे होंगे तो हमारे को कौन सी मान लेके किस बाबा ने बता रखा है कि बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने हैं। जब नौकरी की गारंटी हमारे को होगी कि आप प्राइवेट में पढ़ के भी आपको नौकरी वही मिलनी है और सरकारी में पढ़ के भी वही नौकरी मिलनी है, तो क्यों मान लेकर अपने बच्चा ना महंगी शिक्षा देने के लिए वो वहां पर भेजेंगे? पहली बात, स्कूलों में का शिक्षा का जो बजट है, जो सरकार शिक्षा पर जो बजट कर रही है 3% 4% जो भी है, जब अध्यापकों की भर्ती रोजगार का जो बजट उससे होगी तो शिक्षा का बजट में भी कटौती होगी। तो स्वाभाविक है जो टीचरों को जो तनख्वाह दे रहे हैं, स्टाफ को जो और दूसरे को जो तनख्वाह दे रहे हैं वो बंद हो जाएगी, वो बजट भी इसी में शामिल हो जाएगा रोजगार में। उससे अगली बात स्वास्थ्य की है कि बीमार समझाने में कौन सी तनख्वाह की बात कर रहे हैं आप, जो दे रहे हैं जो इसमें हो जाएगा? शिक्षा का बजट तो बढ़ाने की मांग होती है कि शिक्षा का बजट बढ़ाया जाए, स्कूलों के अंदर टॉयलेट तक नहीं है हरियाणा में, अलग अलग बात उस पे भी आऊंगा कि हाँ, बात तो ये बजट बढ़े, शिक्षा पे शिक्षा का सुधार हो। मैं उस पे भी आऊंगा, केवल शिक्षा का बजट ना बढ़े उसकी बात नहीं है, बजट हर चीज का बढ़ना है। बजट क्यों नहीं बढ़ रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन वो भी मैं बताऊंगा आपको कि खर्चा क्यों कैसे चलेगा। आपने ये सवाल किया है, वो मैं बता रहा हूँ। जब शिक्षा का हमारा खर्चा बच जाएगा, एक शिक्षा का खर्च जो कट जाएगा तो एक बड़ी राहत हमारे को मिलेगी। दूसरा, बीमार हो जाते इलाज के लिए हम प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं, जब सरकारी अस्पतालों में की इलाज की अच्छी सुविधा होगी, तमाम तरह के स्टाफ होगा, डॉक्टर होगा, मशीनें होंगी, उपकरण होंगे, दवाइयां होंगी, तो वो खर्चा भी जो है खत्म हो जाएगा हमारा। और जो साल में 20-30-40 हजार रुपए जो खर्च होता है, और कई बार हम ऐसे हादसे भी हो जाते हैं कि लाखों रुपए जो तक हमने मकान तक लोगों को बेचने पड़ जाते हैं, ऐसी बीमारियां, कोई एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर सरकार उनके साथ खड़ी है, उनके इलाज की गारंटी अगर सरकार देती है, तो
मेरे ख्याल से तो 15,000 रुपए में फिर गुजारा हो जाएगा। जब आपकी शिक्षा की गारंटी सरकार ने दी, रोजगार की गारंटी सरकार ने दे दी। और तीसरी इसके साथ एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, आज के लेवल पे भू माफिया जो है बड़े लेवल के ऊपर बहुत डेंजर स्थिति में इस देश को कुता दिया भू माफिया ने, सबसे खतरनाक है। हम जहां पर वो देखता है भू माफिया कि ये जमीन है, यहाँ पर रिहायशी कॉलोनी काटी जा सकती है, उसको सामान्य जो रेट है जमीन का उसे थोड़ा सा बढ़ा के खरीद लेगा और वहां पर एक कॉलोनी काटेगा और वो कॉलोनी काट के कम से कम 5 से 6 गुना रेट में वो वहां पर प्लाट बेचेगा। ये काम करे भू माफिया। जबकि ये काम अगर सरकार करे कि मेरे को प्लाट की जरूरत है, आपको प्लाट की जरूरत है, किसी और को प्लाट की जरूरत है, तो सरकार हर गांव हर शहर में जमीन रिक्वायर करके बाजारी रेट पे, अगर 30 लाख का किला तो उसको 40 लाख रुपए अगर आप दे भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे कॉलोनियां काटोगे और उस कॉलोनी को डेवलप कर दोगे, गलियां बना दे, सीवर कर दोगे, पानी का प्रबंध कर दो, लाइट का प्रबंध कर दो, और मेरे को प्लाट की जरूरत है तो मैं जितनी लागत सरकार की आई है उस लागत पर अगर मैं प्लाट खरीदूंगा तो मेरे को बहुत नाम मात्र रुपए में प्लाट मिल जाएगा। लेकिन नरेंद्र, समस्या ये है कि उड्डा में भी ऐसे प्लाट मिलते रहे, नामात्र कीमत पे मिलते रहे लोगों को, और उसके बाद वो लोग जिस प्रकार से आगे बेचते हैं। एक व्यक्ति को प्लाट निकल गया, उस टाइम उसकी कीमत 5 लाख है, लेकिन वो 3 दिन बाद ही उसको 8 लाख में बेच देता है, उसके बाद वो उसको 12 लाख में बेच देता है, और ये इस प्रकार से करोड़ों में कीमत चली गई। नहीं, वो सारा काम है ना, वो भू माफिया, वो एक उनका पूरा प्लान के तहत वो काम करते हैं। अगर कहीं उड्डा में प्लाट निकलते हैं तो एक बंदा सेटलमेंट करके 100 फार्म भी भर देता है और एक बंदे के 4-5 प्लाट भी निकल आते हैं। ऐसे एक ग्रुप बना के वो फार्म अप्लाई करते हैं और वो उस ग्रुप के अपने वो उड्डा के सेक्टर में वो अपने प्लाट निकालते हैं और फिर उनको मान के थोड़ा थोड़ा डेवलप होता है तो उनको पड़े रहने देते हैं और 4 गुना 5 गुना रेट पर फिर उनको बेच देते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। आज सरकार के पास हर चीज है, आधार कार्ड है, फैमिली आईडी है, प्रॉपर्टी आईडी है। उसको पता, जब हमारे फैमिली आईडी में प्रॉपर्टी आईडी ऐड कर दी, जो भी प्रॉपर्टी पड़ी है, तो पता लग गया इसके पास प्लाट है, इसके पास 4 प्लाट है, इसके पास 3 प्लाट है, इसके पास 1 प्लाट है, तो वो उसको अप्लाई करने का मौका मत दो। दूसरी, उसको जहां जरूरत है रहने के लिए, अगर मान ले मैं टोहाना में रह रहा हूँ, मेरे को टोहाना में प्लाट चाहिए था, तो मेरे को टोहाना में अप्लाई किया मैंने और टोहाना में मेरे को दूसरी जगह अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिला। ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये जो सरकारी हॉस्पिटल बहुत अच्छे हो जाए, स्कूल बहुत अच्छे हो जाए, बिजली महकमा अच्छा हो जाए, इसके लिए बजट जिस प्रकार से बढ़ाना होगा, और सरकार की नीयत कहीं ना कहीं कारपोरेट के पक्ष में प्राइवेट अस्पतालों को, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ाने की है, तो उसमें आप लगता कैसे, ये नहीं लगता कि जब सरकार अपोजिट काम कर रही है और आप दूसरी बात कर रहे हैं? तो सरकार अपोजिट, तो सरकार जो है असल में चुनाव का दौर, और मैं ये साफ कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को यही नहीं पता हम सरकार चुन किसके लिए रहे हैं। पता ही नहीं है लोगों को कि हम सरकार चुन किसके लिए रहे हैं। आज विधायक का अगर हम चुनाव करते हैं तो हम उस विधायक को जिताने के लिए वोट नहीं कर रहे, बल्कि जो पहले विधायक जो हमने चुना था उस विधायक ने सही काम को नहीं करे, इसलिए इसको हराना है। इसको हराने के लिए हम किसी भी ऐरे गैरे ने चुन देते हैं और वो उसको चुनते हैं, फिर 5 साल वो अगले, फिर 5 साल बाद चुनाव आता है, उसको यही कहते हैं चुनाव आवा जब देखेंगे। फिर वो 5 साल बाद चुनाव आता है, फिर कहते हैं कि इसका सरिया काटा था, इसका गाटर काटना है, अगला कोई तैयार है हराने के लिए लग जाते हैं, उसको हराने के लिए लग जाते हैं, फिर अगला किसी नए को तैयार किसको कर रहे हैं हम इन्हीं में से ये जो एक ग्रुप समूह है 20-25 लोगों का, यही सभी राजनीतिक पार्टियों में, यही कांग्रेस में, यही बीजेपी में, यही साफ सवाल है कि लोग क्या करें। अभी आएंगे, बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे हुए हैं, ठीक है, समाज सेवी लोग बने हुए हैं, और वो कह रहे कि, कोई कह रहा है कि मैं टोहाना का रखवाला हूँ, कोई कह रहा है कि मैं विकास कर दूंगा, बड़े बड़े होल्डिंग। नहीं, ये कोई रुखाड़ा नहीं है। आपकी टोहाना के अंदर 100 गज की दूरी पे जाओगे तो 20 ऑफिस इनके मिल जाएंगे जो 15 दिन में खुलेंगे। जनता कैसे विश्वास करे कि ये लोग ईमानदार हैं या ये गैर ईमानदार है? मैं एक चीज स्पष्ट कह देता हूँ, जो भी आदमी अपने पल्ले से खर्च कर रहा है लाखों करोड़ों रुपए
एक नेता बनने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, वो सबसे बड़ा बेईमान और झूठा है। वो चोर है, वो आपको पावर में आने के बाद आपको लूटेगा, आपके हक खाएगा, आपकी बात नहीं करेगा। चाहे उसके लिए देखिए आप ये खर्च करते हैं। मैं मेरे टोहाना का उदाहरण दूंगा। 2-3 जो अपने आप को विधायक का चुनाव लड़ने के लिए विधायक भी उसमें शामिल है कि वो कह रहे हैं कि हमें लोगों की आंखें बनवा रहे हैं, चश्मे बांट रहे हैं, हम लोगों को तीर्थ यात्राएं करवा रहे हैं, हम जो बच्चे हैं स्कूल कॉलेजों में आते हैं उनको गांव से लेकर आते हैं, लड़कियों को छोड़ के आते हैं, ऐसे ही मालिक के ढकोसले कर रहे हैं। जबकि ये कोई स्थायी समाधान थोड़ा ही। सरकार का काम क्या है? जनता के जो सामने जो समस्याएं हैं उनका स्थायी समाधान हो। लेकिन ये कह रहे हैं कि आप सरकार के भरोसे मत रहो, आपकी आंख ठीक है कि नहीं है मैं चेक करवाऊंगा और मैं आपको चश्मा भी दे दूंगा और मैं आपको दवाई भी दे दूंगा। आपके बच्चे कॉलेज या स्कूल में आ रहे हैं, आप सरकार के भरोसे मत बैठो, मैं अपनी बस भेजूंगा, उसमें बैठ के आएंगे और बैठ के जाएंगे। लगता नहीं ठीक कह रही, बस तो लगा दी उन्होंने। समस्या कहाँ आई? समस्या ये है कि एक जो स्थायी समाधान होना चाहिए। जैसे ये पास के गांव हैं, साइड में पड़ते हैं, छोटी चंदड़ है, इंदा छोई है, फतेहपुरी है, वहां बस का साधन नहीं है। बच्चे प्राइवेट साधनों में आते हैं या लटक पटक के जैसे भी आते हैं, बड़ी मुश्किल माल। ऐसे ऐसे छोटे छोटे गांव इस साइड में बहुत से हैं जहां बड़ी समस्या है बसों की। लेकिन ये जानबूझ के ये कुछ काम है ना समाज सेवियों के हवाले छोड़ दिया। और वो समाज सेवी कौन? अपनी लूट का 10% हिस्सा, चोरी का 10% पैसा आप खर्च करके कितने बड़े समाज सेवी बन जाओ, लोग आपको पूछेंगे, आपको कहेंगे बहुत बड़ा समाज सेवी। उससे ये नहीं पूछेंगे इसके पास ये पैसा आया कहां से। तो ये जो सवाल है लोगों को सबसे पहले तो ये खुद सोचना चाहिए कि हम ये जो चुनाव है, हम सरकार क्यों चुनते हैं, हम विधायक क्यों चुनते हैं? क्या ये जो हमारे सामने वोट मांगने के लिए आया है इतना बड़ा काफिला लेके, ये क्या ये हमारी समस्याओं का समाधान कर देगा? हम सवाल ही नहीं पूछते। हम आते हैं उसके लिए सोफे लगाते हैं, दरी बिछाते हैं, काजू बादाम लेके आते हैं, माला डालते हैं और उनकी गाड़ियों में घूमते फिरते हैं। वो शाम को हमारे को शराब पिला देता है, दिन में खाना खिला देता है और हम उससे की जय हो जय हो जय हो करने लग जाते हैं। तो नरेंद्र हमारे साथ थे और ये एक सच्चाई है, चुनावी जो सच्चाई है कि 15 दिन 20 दिन पहले कुछ लोग आपको अर्धवार भेजना शुरू कर देंगे, तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं, आपके इर्द गिर्द कोई कॉलेज स्कूल के लिए बस लगवा देंगे, आपको पानी डालना शुरू कर देंगे कि हम पानी पिला रहे हैं, या टी शर्ट बांटना शुरू कर देंगे। अलग अलग हलकों में हम सब देख रहे हैं कि लोगों को लुभाने के लिए इस प्रकार की हरकतें वो कर रहे हैं। आज जो आपको तीर्थ यात्रा करवाने के नाम पे, टी शर्ट बांटने के नाम पे या आपके घरों तक पानी पहुंचाने के नाम पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं, वो पैसा उनकी लूट का पैसा है और वो पैसा उनका बिजनेस है कि आज थोड़ा सा पैसा खर्च करेंगे, आपका वोट लेंगे और वोट लेने के बाद जब वो जीत की विधानसभा में जाएंगे फिर बड़ी लेवल पे लूट करेंगे और फिर ये पानी टी शर्ट सब भूल जाएंगे। इसलिए समाधान सिर्फ यही हो कि लोगों को रोजगार मिले और लोगों को इलाज मिले, लोगों को स्वास्थ्य का काम, शिक्षा का काम सरकार जिम्मेवारी ले। आपके बच्चों को कॉलेज तक लेके जाने लाने की जिम्मेवारी सरकार की हो, बस से आपको तीर्थ यात्रा करवाने की जिम्मेवारी सरकार की हो, न कि सभी जो पार्टियां ढकोसले कर रही है तीर्थ यात्रा के नाम पे या दूसरे मुद्दों के नाम पे। उन ढकोसलों से आपको जरूर बचना चाहिए, नहीं तो 5 साल एक बार फिर ठगे जाओगे। और जो नरेंद्र ने कहा है वो उस पर जरूर गौर करना चाहिए कि कहेंगे कि अब की बार इसको हराने के लिए हम उसको वोट देंगे, उससे अगली बार जिसको जिताओगे उसको हराने के लिए वोट देंगे। कभी अपने लिए भी वोट देना। यही देखते आ रहे हैं हम काफी समय से, भाई अब की बार इसको हराना, अब की बार इसको जिताना नहीं है, इसको हराना है। जब ये पूरा प्लान होता है इनका कुछ लोगों का कि जानबूझ के लोगों में फैला दो कि आपा ने इसका सरिया काटना है, इसका बट काटना है, इसका गाटर काटना है, ताकि लोग उसको मान लेके अपने आप ही तैयार हो जाएं उसको हरा के दूसरे को जिताने के लिए। फिर वो देखेंगे कि इसको हरा कौन रहा है, वो अपने आप ही वो उसको पेश कर देंगे इसको ये हरा रहा है। जैसे पिछली बार बराड़ा को हराने के लिए बबली को आगे कर दिया, बबली मालिक समाज सेवी सा दिख रहा था। लोगों ने उससे नहीं पूछा कि इसके पास ये इतना पैसा आया कहां से जो ये लगातार खर्च पे खर्च करता जा रहा है, ये क्यों करने लग रहा है। अब समझ में आ गया कि ये पैसा क्यों खर्च कर रहा था, आप भी लग रहा है।
कि मैं बताऊं कि ये पंचायत मंत्री भी रह लिया, विधायक भी रह लिया, तो ये कह रहा है कि मैं लोगों की आंखें टेस्ट करवा रहा हूं। इतने सालों तक, ये 5 साल तक विधायक रहा, क्या ये सुविधा जो आंखें टेस्ट, ये इसके भरोसे इसने बिठा लिए, गांव में जाके कैंप लगा हुआ है, कोई अनुभवी डॉक्टर नहीं है उसके पास, अनुभवी स्टाफ नहीं है, किसी को 0.25 का चश्मा चढ़ा है तो उसको जो 0.75 का चश्मा ये दे रहे हैं। तो यहाँ अस्पताल में वो प्रबंध क्यों नहीं कराया इसने? कि विधायक तो बना इसलिए था ना, कि विधायक जो बनता है वो बनता इसलिए है कि वो जो हॉस्पिटल है उसको मजबूत करेगा, उसमें मशीनें लेके आएगा, उसमें डॉक्टरों की भर्ती करवाएगा, जो स्कूल है उसमें टीचर्स की भर्ती करवाएगा, उसमें कमरे बनवाएगा, उसमें पीने का पानी का प्रबंध करेगा। लेकिन ये लोग नहीं करते और ये लोग समाज सेवी बन के आपको एक बार ठग लेगा। तो मैं बता दिया, ठगने के लिए हैं, रोजगार इसीलिए नहीं दे रहे ताकि नौजवान की जो दुर्गति हो वो कम से कम रुपए में प्राइवेट सेक्टर में काम करे। प्राइवेट सेक्टर किसका? इन्हीं का है, और इसी यही लूट करने के लिए। आप, मैं कह रहा हूँ कि 15,000 रुपए में काम नहीं चलेगा, उसका भी हमारे पास अल्टरनेट है। 15,000 रुपए मान लिया, मैंने ये नहीं कहा कि 15,000 रुपए ही, मैंने न्यूनतम कहा है कि एक सीमा रख दो, 18,000 रख दो, 20,000 रख दो, 25 रख दो, भाई बजट का 25% रख दो रोजगार के लिए, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। कोई नौजवान आत्महत्या नहीं करेगा, कोई परिवार जो गरीबी रेखा में नहीं जिएगा। जो आज सरकार करी 40 लाख परिवारों को हमने गरीबी रेखा में है, उनको राशन दे रहे हैं, उनके इलाज कर रहे हैं, उनको फ्री बस सुविधा दे रहे हैं। जब आप 40 लाख घरों में नौकरियां हो जाएंगी तो जितनी भी स्कीमें आप दे रहे हो, जिनके ऊपर लोग आपकी तरफ आके पार पड़ के कागज ले सारा दिन घूमते फिरते रहते हैं, ये स्कीम है, ये स्कीम है, वो स्कीम है, उसके फार्म भर दो, उसके फार्म भर, वो मालिक की जरूरत ही नहीं है। जब घर में आप सारी स्कीमें माले बंद करके आप रोजगार दोगे, हर घर में नौकरी होगी, हर घर में रोजगार होगा, तो वो स्कीमों वाला पैसा भी बजट में बचेगा, तो वो भी उसमें रोजगार का बजट में शामिल हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो सरकार कह रही है कि हम नौकरियां तो नहीं दे सकते, हम आपको स्किल के कोर्स करवा रहे हैं। स्किल के कोर्स के ऊपर इतनी बड़ी ठगी, पूछो मत कि जो इंस्टीट्यूट अगर किसी जगह पे है ही नहीं, उनको भी फंड वितरित किए जा रहे हैं कि ये स्किल डेवलपमेंट के कोर्स करवा रहे हैं, लोगों को फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं। यहाँ टोहाना के अंदर भी फ्रॉड हुए हैं ऐसे ही, स्किल डेवलपमेंट के नाम पे बजट आया और उसको पता ही नहीं कैसे कैसे वो उसको खत्म कर दिया। अभी नरेंद्र मोदी कह रहा है कि हम 1 लाख रुपए कारीगरों को देंगे, उनको अपना रोजगार करवाएंगे, उसके लिए वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, लोग धक्के खा रहे हैं कि वो जो ये स्कीमें जो हैं, योजनाएं जो हैं, योजनाओं में इतना भ्रष्टाचार है। ये एक स्थायी समाधान थोड़ा ही है कि आप योजनाएं चला के मान लेके एक बार, एक रात हो सकती है एक बार की, लेकिन वो समाधान तो नहीं है। समाधान तो अगर है वो है सच्चा कि वो रोजगार है। जब रोजगार होगा तो रोजगार के लिए बच्चे पढ़े लिखे, हर आदमी चाहे उसको कुछ करना पड़ जाए वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा। जब पढ़े लिखे लोग होंगे तो समाज के अंदर अपराध कम होगा, नशा कम होगा, लूटपाट कम होगी, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। आज मैं आपको एक और बताता हूँ, नशा क्यों फैल रहा है। नशा जानबूझ के नौजवानों के अंदर धकेला जा रहा है कि नौजवान नशे में रहे, सरकार से सवाल ना करे। अगर मेरे को, मैं नशे में लग गया तो मैं नशे के लिए ही फिरूंगा, रोजगार के लिए नहीं फिरूंगा कि मेरे को रोजगार चाहिए, मेरे को बिजली चाहिए, मेरे को पढ़ाई चाहिए, मेरे को स्वास्थ्य चाहिए, उसके लिए नहीं फिरूंगा। मैं सिर्फ नशे के लिए फिरूंगा। इसलिए नशे में लगा दो सारा नौजवान, पूरे राजनीतिक पार्टियों के लोग। अगर कोई नशे का सप्लायर पकड़ा जाता है तो तुरंत फोन करेंगे SHO या DSP को, अपना बंदा है, कोई नहीं केस ना करियो। अगर बाई चांस लोगों ने पकड़वाया है उसको तो उन्हें कहूंगे छोटा सा कर दे, कोर्ट में जाती ही जमानत हो। अगर किसी के पास आधा किलो फीम भूखी पकड़ी जावे, स्मैक पकड़ी जावे, तो उसको 8 ग्राम 7 ग्राम दिखा देंगे कि 7 ग्राम, हम सोचेंगे यार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया और जेल में भेज दिया। जब उसकी वो 10 ग्राम से कम है तो उसकी तुरंत साथ की साथ जमानत हो जावे। ये काम वाले की यहाँ नेता कर रहे हैं। पुलिस अगर चाह के भी ये चाहे कि हमें नशा खत्म करना है, चाह के भी नहीं कर सकती, क्योंकि तुरंत पैर फोन करते हैं। कोई पुलिस अधिकारी नहीं मान है उसको तुरंत पैर यहाँ से ट्रांसफर कर देते हैं। कोई अधिकारी नहीं मान है इनकी बात को, ट्रांसफर कर दो इसकी। नरेंद्र के सुझाव
जो है उस पे भी लोगों को जरूर गौर करना चाहिए, और नरेंद्र के जो आरोप है राजनीतिक पार्टियों पे, नेताओं पे, उन पे भी जरूर देखना चाहिए कि सच्चाई है कि सब एक हीरोइन जितने भी जो नशे हैं, ड्रग्स के नशे हैं, आपके घर तक पहुंच चुके हैं, वो क्यों नहीं रुक पा रहे हैं। वो न रुकने का कारण ही एक है कि उसके ऊपर बहुत बड़ा कारपोरेट का हाथ है, और कारपोरेट नेताओं को चलाते हैं, और नेताओं का भी कहीं ना कहीं उनके साथ गठजोड़ है उस बिजनेस में। और जो आपको समाज सेवा के नाम पे आपको पानी पिलाते हैं, आपकी आंखें बनवाते हैं, आपके बच्चों के लिए कोई स्कूल बस लगा देता है, वो कहीं ना कहीं ड्रग्स में समय में कहीं ना कहीं बेचता मिलता है। बताना चाहता हूँ, देखिए एक किसान को ट्यूबवेल कनेक्शन की जरूरत है। मैं मेरा भाई इकट्ठे सांझी खेती करें, अलग हो गए, अलग अलग जमीन कर ली, तो एक ट्यूबवेल एक है, वो किसी कारण से तो अलग हुए हैं एक घर से, उनकी आपस में बनती नहीं, कोई बात होगी तो उनने अपना ट्यूबवेल का कनेक्शन भी बांट लिया, वो एक के बाटे आएगा, वो उसको उसके रुपए दे देगा, आते जो भी आएंगे। फिर मेरे को क्या कि ट्यूबवेल कनेक्शन की जरूरत है, सरकार कहेगी अप्लाई कर दे। अप्लाई करने के बाद 4 साल 5 साल तक इंतजार करोगी, सरकार कब ट्यूबवेल कनेक्शन निकालेगी, मेरे को मिलेगा, जबकि मेरे को पानी की जरूरत अभी है। तो क्या मालूम वो 5 साल बाद कनेक्शन देंगे, उससे उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी 5 साल बाद, कि आज मैंने अप्लाई किया तो साथ ही साथ कनेक्शन क्यों नहीं दे रही है, क्या दिक्कत आती है उसमें। अप्लाई किया मैंने बिजली बोर्ड में, बिजली बोर्ड ने कहा ठीक है आपने अप्लाई किया, और आज तो ये भी नहीं कि सरकार उस पे खर्च कर रही हो, जितना पैसा एक कनेक्शन पे, ट्रांसफार्मर पे खर्च, उससे कहीं ज्यादा सरकार हमारे से वसूल कर रही है। जब वसूल ही करना है, हमने ही अपना सारा खर्चा देना है, तो उसी से मैं, जब मैंने अप्लाई किया, जब जरूरत तो उसी से मैं क्यों नहीं कर रही। ये राजनेता ये चाहते हैं कि लोग हर बात के ऊपर हमारे घर आए, हमारे ओके बने, हमारे पैरा का हाथ लावें, हमारी सेवा करें, हमारी रैलियां में जावें, हमारा गेला करें, ये नौजवान है ये हमारे जिंदाबाद जिंदाबाद जय हो करें। इसके लिए सारा सिस्टम है, ये राजनेता यही करते हैं। अभी मैं देखा कि ट्यूबवेल कनेक्शन अभी जारी हुए हैं 2019 के, अप्लाई किए हुए कनेक्शन अब 2024 में इन्होंने किए, 5 साल बाद वो कनेक्शन निकाले हैं। और अब भी ये अधिकारियों को बोल देते हैं कि ऐसे नहीं करना है, कहते ही कनेक्शन देने शुरू कर दो, हमारे फोन आओ उसको कनेक्शन देना है। फिर लोग कहते यार विधायक जी के पास जाना पड़ेगा, नेताजी के पास जाना पड़ेगा, उसके फोन करवाएं, वो भी बड़ी मुश्किल से फोन करे। फिर अधिकारी, फिर कहोगे कि अधिकारी थोड़ा हमारा भी सोच नरम भी करना पड़ेगा। हाँ, तो फोन भी करवाते हैं और उनसे वो पैसे भी मार ले देखे ना, फिर वो कहते हैं ठीक है तेरा काम हो जाएगा, फिर भी मन करा 2 महीने 3 महीने लगा दे। कि ये सारी एक व्यवस्था जो बना दी, इस व्यवस्था को तोड़ने की जरूरत है। या व्यवस्था तोड़ेगी जनता, या कहते हैं ना कि मैं तोड़ूंगा, मैं गना बड़ा हीरो हूं, मैं करूंगा। हीरोपंथी करने वाले बहुत से लोग आए हैं, बहुत से गए हैं, कोगन हीरो को नहीं। जनता जिस दिन सोच लेगी और किसी एक की जिम्मेवारी ला देगी कि ना यो ही करेगा जो करेगा, तो मेरा तो मिनट लागेंगे ना दिखते हुए गड़बड़ कर। जब मेरी विचारधारा नहीं है, मैं हीरोपंथी में आया हूं, मेरा कोई संघर्ष तक और लेना देना नहीं है, तो मेरा काम क्या है। मैं राजनीति में आया तो मेरा काम है पैसा अपनी बोली लगवाना। तो ये एक खेल है, इस खेल के बीच से जनता को निकलना पड़ेगा। जब तक जनता नहीं निकलेगी, चाहे आजादी को 75 साल हो गए हों, चाहे इसको 150 साल हो जाएं, चाहे 300 साल हो जाएं, समस्याएं बढ़ेंगी ना कि घटेंगी। जनता जिस दिन इस चीज को, इन लीडरों के जो है ओके भरने छोड़ देंगे, इनके जनसभा में जाना छोड़ देंगे, इनके जिंदाबाद मुर्दाबाद करना छोड़ देंगे, उस दिन जो है सवाल इनसे करना शुरू कर देंगे। उनसे पूछेंगे जो वोट मांगने आया है तो करेगा क्या। आज बड़ी मैं तो अजीब स्थिति देख रहा हूं हर तरफ। टिकट किसको मिलेगी, कांग्रेस किसने देगी, बीजेपी किसने देगी, कि यार वो उनका काम है, वो किसको देंगे। हमारा काम है कि जिसको टिकट देंगे वो करेगा क्या। जनता का सामने आके बताओ तो मैं ये करूंगा, ये मेरा मकसद है, मैं इसलिए राजनीति में आया हूं, इसलिए मैं, आप मेरे को वोट दो। ये तो जनता सवाल पूछती और ना वो बताता। तो जनता ने ये चीज पूछनी चाहिए ना, जनता को जरूर सवाल पूछना चाहिए। जिस दिन सवाल पूछना शुरू कर देंगे उस दिन नेता लोग
आपके पास जब आएंगे तो कुछ काम उनके पास होगा, होमवर्क किया हुआ तो ही आएंगे, नहीं तो सोचेंगे कि हमने काम किया नहीं। जनता सवाल पूछेगी और जनता जब सवाल पूछती है तो फिर वही नहीं रुकती, आप पूछ लीजिए, आगे भी बढ़े। एक बार पूछिए किसी माले आपके बीच में कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता है कि आपने ये बेरोजगार है, 30 लाख बेरोजगार हैं, इनको नौकरी पर रखना, कैसे रखोगे? एक भी नेता ने इसका माले जवाब एक के पास भी हो तो अगर हम 30 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे, लेकिन मैं कह सकता हूँ हाँ 30 लाख नौजवानों को नौकरी दी जा सकती है। हर बच्चे के लिए मुफ्त एजुकेशन दी जाए, हर आदमी के लिए स्वास्थ्य दिया जा सकता है, हर आदमी को सस्ता प्लाट और मकान दिया जा सकता है। लेकिन नीयत साफ हो। लेकिन ये लोग ऐसा, इनको ये बता ही नहीं सकेंगे हाँ ऐसा हो सकता है, ये नहीं कहोगे ना ना सबको नहीं दिया जा सकता, सो ये गरीबों के लिए किया जा सकता है, ये एक विशेष वर्ग के लिए किया जा सकता है। आज आरक्षण इतना बड़ा रोला हो गया, लोग आपस में लड़ रहे हैं, इसको आरक्षण है जनरल का, ये ओबीसी है, ये एससी है, नौकरियों के नाम पे, आरक्षण के नाम पे लड़ रहे हैं। जब आप सबके लिए एक रोजगार की एक क्वालिफिकेशन रखे, गारंटी रख दोगे तो आरक्षण का झगड़ा खत्म हो जाएगा। किसी को लड़ने की जरूरत नहीं होगी कि मैं एससी हूं कि मेरे को नौकरी चाहिए, मैं बीसी हूं मेरे को चाहिए, मेरा इतना कोटा होना चाहिए, इसका इतना कोटा होना चाहिए, जनरल का इतना कोटा होना चाहिए, इस महिला का इतना होना चाहिए, पुरुष का इतना चाहिए, वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और एक सभ्य समाज का निर्माण होगा। रोजगार गारंटी की बात है, रोजगार गारंटी जरूर देनी चाहिए और लंबे टाइम से आंदोलन अलग अलग संगठन करते रहे हैं कि रोजगार गारंटी कानून बनना चाहिए। जैसे मजदूर के लिए मनरेगा बना था गांव के लिए, इसी शहर के लिए मजदूरों का भी एक कानून बनना चाहिए कि उसको मजदूरी का तो न्यूनतम मजदूरी तो मिले। ऐसे ही रोजगार गारंटी कानून जरूर बनना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार दिया जा सके।